वेलकम टू स्टडी कर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं, जिसके ऊपर हम पढ़ाई करने वाले हैं, आज की जो क्लास होने वाली है, आज आपका मौर्य वंश या यूं कहूँ मौर्य काल का पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 3 में हम जो अशोक से पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से मौर्य वंश को पढ़ा है, और जो पार्ट 3 है इसमें जो हम कवर करने वाले हैं, अशोक से छूटी हुई जो कुछ चीजें रह गई थी, अशोक का पूरा पार्ट कवर नहीं हो पाया था, तो अशोक से जो छूटी हुई चीजें थी उनको कवर करेंगे। और मौर्य प्रशासन के बारे में, वहां के जो मौर्य काल हुआ था, मौर्य वंश हुआ था, उसकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, पूरे अच्छी तरीके से इस क्लास को करेंगे। जितने भी बच्चे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा जो मैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा, और यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्लीज हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूं। और जितने भी बच्चे, मैं फिर से कहना चाहूंगा, चैनल के साथ में जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके साथ पास में जाती रहे और आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ती रहे। स्टडी करके प्लेटफॉर्म पे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेस लेकर आ रहा हूं, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूं। हिस्ट्री को इतने अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत कम समय में सारी हिस्ट्री को मैं कवर करूंगा। आपको देखना बहुत ही आसान वे में आपको ये चीजें समझा पाऊंगा, ठीक है? तो आइए करते हैं स्टार्ट, बिगर किसी देरी के साथ में, समय व्यतीत ना करते हुए करते हैं क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज आपका पार्ट 3 है मौर्य काल के अंदर। तो अशोक के बारे में हमने बहुत सारी बातें जान ली हैं, उसके शिलालेखों के बारे में। सबसे बड़ा शिलालेख आपका 7वां शिलालेख है, सबसे छोटा शिलालेख रोमनदेही शिलालेख है, और जो आपका कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है वो कौन से शिलालेख से पता चलता है, 13वें शिलालेख से पता चलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने अशोक के बारे में पढ़ी है। अशोक का शिलालेखों में नाम क्या मिलता है? देव प्रियदर्शन मिलता है। तो ये सारी जो चीजें हमने अब तक कवर कर ली है। अब जो अशोक से जो छुट्टी हुई चीजें हैं, काफी चीजों को हम कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं हैं। आपके पेपर अब नजदीक आ चुके हैं, पेपर बहुत ही जल्द, आप इंतजार नहीं कीजिएगा, अपनी पढ़ाई में मन लगाकर लग जाइए। ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने के अंदर ही आपके बहुत सारे एग्जाम जो लगे हुए हैं सारे के सारे होने वाले हैं, ठीक है? आइए करते स्टार्ट। तो अशोक से आपके, अशोक के देखो पुत्र और पुत्रियां दोनों ही थे। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि तिवर कौन सी माता का था, या कुणाल कौन सी माता का था, या महेंद्र कौन सी माता का था, ठीक है? तो जो अशोक के पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए थे। एक हुए थे आपके तिवर। तिवर किसके थे? माता कारुवाकी के थे। एक और चीज यहां से ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था, जो पार्ट 2 आया था, अशोक के शिलालेखों में मात्र और मात्र एक ही रानी का उल्लेख मिलता है। किसका? कारुवाकी का। कारुवाकी एकमात्र रानी का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में मिलता है, ठीक है? आगे चलेंगे। कुणाल किसका था? माता पद्मावती का था, ठीक है? आगे चलेंगे। महेंद्र किसका था? माता विधिंसा। माता विधिंसा देवी का कौन था? महेंद्र पुत्र था, ठीक है? पुत्रियों की बात करते हैं तो संघमित्रा किसकी थी? विधिंसा देवी माता की ही संघमित्रा जो है पुत्री थी, और चारुमती भी इन्हीं की थी, ठीक है? तो संघमित्रा और आपका महेंद्र को श्रीलंका, कहां पे? श्रीलंका में जो प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने भेजा था। किनको भेजा था? पुत्र महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को, पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ आई होगी। आगे चलते हैं। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण, जो कि कहां पे पड़ता है आपका?
मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, निर्माण कराया था किसने? अशोक ने। ये क्वेश्चन आपका काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछा गया कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अशोक ने बराबर, जो कि आपका गया के अंदर, गया कहां पड़ता है? बिहार के अंदर। ठीक है, बराबर की गुफाओं आजीवन संप्रदाय को प्रदान की थी। अशोक ने जो बराबर की गुफाएं थी, जो कि आपका कहां पे पड़ती है? बिहार के अंदर पड़ती है, ये किसको? आजीवन संप्रदाय को प्रदान की थी, जिसमें कर्ण चौपाल, विश्व झोपड़ी और सुदामा की प्रमुख गुफाएं थी। ये तीनों गुफाएं काफी प्रमुख हैं, पूछी गई हैं कि अशोक ने आजीवन संप्रदाय के लिए बराबर की गुफाओं में से निम्न में से कौन सी गुफाएं दी? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और एक डाल देगा, तो कौन सी? कर्ण चौपाल, विश्व झोपड़ी और सुदामा। ये 3 गुफाएं काफी फेमस थी और प्रमुख थी। ठीक है, जो कि आपके अशोक ने आजीवन संप्रदाय के लिए प्रदान की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कंगन हल्ली गलबर्ग कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। ये चीज नोट करके याद रखेंगे आप कि अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला चित्र रूप कौन सा? कंगन हल्ली कहां से मिला है? कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं अशोक के जो बाहरी मतलब विदेशी जो संपर्क थे वो काफी अच्छे थे। तो इसमें 5 मैत्रीपूर्ण संबंध राजा, यवन के जो राजा हुए थे, ये 5 राजा हुए थे जिससे मैत्रीपूर्ण संबंध थे, काफी ज्यादा रिश्ते अच्छे थे। किसके? अशोक के। किस किस से थे? अच्छा, एक और चीज याद रखेंगे, जो ये हमें जानकारी मिलती है, ये किस शिलालेख से मिलती है? 13वें शिलालेख के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि अशोक के यवन राजाओं के साथ काफी अच्छे संबंध हुए थे। ठीक है, ये 13वें शिलालेख के माध्यम से ये हमें जानकारी मिलती है। अब देखते हैं किससे? जो मिस्र के राजा हुए थे तुर्माय या टॉलमी सेकंड, इनके साथ में काफी अच्छी इनकी मित्रता थी। दूसरे थे सीरिया के एंटियोकस सेकंड कहां से थे? सीरिया से थे। आपके तीसरे थे मैसिडोनिया या मकदूनिया। ठीक है, मैसिडोनिया या मकदूनिया। तो यहां से हुए थे आपके अंतकिनी या एंटीगोनस यहाँ के राजा हुए थे। अच्छा, साइरिन के कौन थे? मग थे। मग राजा हुए थे साइरिन के। और आपके एपिरस से हुए थे अलिक सुंदर और अलेक्जेंडर हुए थे आपके कहां से? एपिरस से। तो ये आपके 5 राजा हुए थे कहां से? यवन से, जहां से कि अशोक के बहुत ही अच्छे संबंध थे यवन राजाओं के साथ। और ये किसके माध्यम से हमें पता चलता है? 13वें शिलालेख के माध्यम से ये जानकारी हमें मिलती है। अब हम आगे देखेंगे कि वहां जो अशोक के मौर्य प्रशासन में कुछ प्रांत हुए थे और उनकी राजधानी, ये आपसे काफी ज्यादा पूछे जाने की संभावना है यहाँ जीके से। ठीक है, जैसे कि उत्तरापथ, तो उत्तरापथ की जो राजधानी हुई थी वो तक्षशिला हुई थी। एक चीज और यहाँ से याद रखेंगे तक्षशिला से, जो मौर्य काल था या मौर्य वंश था, उसमें शिक्षा का सर्वोच्च केंद्र कौन सा था? तक्षशिला का। तक्षशिला सबसे सर्वोच्चतम शिक्षा का केंद्र माना जाता था मौर्य काल के अंदर। ठीक है, आगे देखेंगे अवंती रठ में जो राजधानी हुई थी वो कौन सी थी? उज्जैनी। अवंती रठ की राजधानी कौन सी हुई थी? उज्जैनी हुई थी। आगे देखेंगे कलिंग की कौन सी थी आपकी? तोसली आपकी कलिंग की राजधानी हुई थी। आगे देखेंगे दक्षिणापथ, तो दक्षिणापथ की हुई थी आपकी सुवर्णगिरी जो हुई थी आपकी दक्षिणापथ की राजधानी थी। ठीक है, आगे देखेंगे प्राच्य पूर्वी प्रदेश की जो राजधानी हुई थी वो क्या हुई थी आपकी? पाटलिपुत्र हुई थी आपकी पूर्वी प्रदेश की राजधानी। तो ये कुछ प्रांत थे और ये इनकी राजधानियां थी जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए मैंने इनको भी लिया है। ठीक है, आगे देखेंगे अब मौर्य प्रशासन में न्याय प्रशासन कैसा था। मौर्य प्रशासन से क्वेश्चन बन जाते हैं और यदि क्वेश्चन बनता है तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ज्यादा बच्चों पे सॉल्व नहीं हो पाता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने
मौर्य प्रशासन को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की है, एकदम स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है, आगे देखेंगे जैसे न्याय प्रशासन। तो जो मौर्य काल में जो न्याय प्रशासन हुआ था वो कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का हुआ था, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय और कंटक शोधन। अब धर्मस्थीय में कौन से आते थे? दीवानी न्यायालय। और कंटक शोधन में कौन से आते थे? फौजदारी न्यायालय। बात बताता हूं आपको, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय क्या होते हैं। जो दीवानी न्यायालय होते हैं, जितने भी आपके जमीन से जुड़े हुए, जो भी मुकदमे होते हैं वो कहां चलते हैं? दीवानी न्यायालय में चलते हैं। ठीक है, और लड़ाई, मारपीट, भूसा बाजार, ये जितने भी आपके मुकदमे चलते हैं ये कहां चलते हैं? फौजदारी न्यायालय के अंदर चलते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। तो नगरीय प्रशासन, जो मौर्य काल का नगर प्रशासन हुआ था वो किस तरीका का था? क्या उसमें सदस्य थे? कितनी समितियां थी? एक समिति में कितने सदस्य थे? कौन सी समिति किसके लिए थी? मैंने कहा ना आपसे, मौर्य प्रशासन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी पार्ट 3 है मौर्य प्रशासन। अब केवल और केवल प्रशासन, मौर्य प्रशासन बचा है। कुछ चीजें आ चुकी हैं मौर्य प्रशासन की, लेकिन पार्ट 4 में केवल और केवल मौर्य प्रशासन को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नगर प्रशासन में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा होता था। कितने सदस्यों वाली? 30 सदस्यों की समिति होती थी। और कितनी समितियां थी? 6 समितियां थी। क्वेश्चन यहां से बना है। ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से नोट करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो यहां से ये समितियां पूछी गई थी पेपर में, तो मैंने वही समितियां आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये समितियां आपकी किसी परीक्षा में पूछी गई थी। जो तीसरी समिति थी वो किस पे आधारित थी? जनगणना का जो हिसाब रखती थी वो कौन सी समिति रखती थी? तीसरी समिति रखती थी। और जो छठवीं समिति थी वो क्या करती थी? बिक्री कर वसूलती थी। क्या? बिक्री कर का जो वसूलन करती थी वो कौन करती थी? छठवीं समिति करती थी। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, करों को चोरी करने पर, यदि करों को चोरी कर लिया जाता था तो उनके लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। और कर कितना था? 1/6। ये मैं अभी आपको जब पार्ट 4 आएगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से मौर्य प्रशासन के बारे में, हर एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा डीप तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो करों को, यदि कोई व्यक्ति करों की चोरी करता था, कर की चोरी करता था, तो मृत्युदंड का भी प्रावधान था। ठीक है, आगे चलेंगे। नगर का जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था उसको एस्ट्रोनोमई कहा जाता था। किसको? नगर के प्रमुख अधिकारी को। और यदि कहूं जिला अधिकारी, तो जिला अधिकारी को एग्रोनोमई, क्या? एग्रोनोमई कहा जाता था जिला अधिकारी को। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक चीज को समझना है। नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमई और आपका जिला अधिकारी एग्रोनोमई। ठीक है, फिर से याद करेंगे। नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमई और जिला अधिकारी एग्रोनोमई। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपको बनता है। और यदि बन जाता है तो बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कि एस्ट्रोनोमई था या एग्रोनोमई था। तो एग्रोनोमई जिला अधिकारी और एस्ट्रोनोमई आपका नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। अब आपकी गुप्तचर प्रणाली, जो मौर्य काल में गुप्तचर प्रणाली हुआ करती थी वो किस प्रकार की थी? तो 2 प्रकार की गुप्तचर प्रणाली हुई थी आपकी मौर्य प्रशासन के अंदर। अब देख रहे हैं कौन सी। एक थी एक ही स्थान पर रहने वाले। गुप्तचर प्रणाली 2 प्रकार की, संस्था और संचरा। जो संस्था थी वो थी एक ही स्थान पर रहने वाले, और जो आपकी संचरा थी वो थी आपकी प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। ऐसे समझेंगे जैसे कि भारत में आपकी गुप्तचर प्रणाली जैसे रो है, तो बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो भारत के अंदर एक ही जगह पर रहकर काम कर रहे हैं, और बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो बाहर विदेशों में भ्रमण करके काम कर रहे हैं। इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि एक ही स्थान पर रहने वाले अधिकारियों को क्या बोला गया था? संस्था बोला गया था। और संचरा किसे बोला गया था? प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले व्यक्तियों को क्या बोला गया था? संचरा बोला गया था। ये 2 प्रणाली थी
आपकी किसकी, गुप्तचर प्रणाली के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी गुप्तचर प्रणाली थी मौर्य साम्राज्य के अंदर। अब आगे चलते हैं। आपको पता होगा 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग का युद्ध हुआ था आपका, उसमें आपके अशोक ने धम्म नीति का पालन कर दिया था। तो धम्म नीति के पालन से मतलब क्या था, देवता या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, मतलब कि देवी देवताओं की पूजा या कर्मकांड को धम्म नीति नहीं बोला गया था। इसका उद्देश्य था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, एक विशाल साम्राज्य था, और इसमें अनेक जाति के लोग रहा करते थे। जब अनेक जाति के लोग रहा करते थे तो उनमें टकराव और तनाव भी होना आवश्यक था। तो इसीलिए अशोक ने साम्राज्य को स्थिरता व शांति प्रदान करने के लिए धम्म नीति का पालन किया था, और इसके माध्यम से अपने विशाल साम्राज्य को स्थिरता व शांति प्रदान करने का लिए धम्म नीति अपनाई थी। तो दोस्तों ये आपका पार्ट 3 था। अब इसके ऊपर मैं पार्ट 4 और लेके आऊंगा, और पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य और मौर्य प्रशासन समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो ये पढ़ाया जा रहा है आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।